नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह से पहलगाम की घटना को हिंदू मुस्लिम किया गया, जबकि मामला कुछ और ही निकला। वहां कश्मीरियों ने पूरी सहायता की और पूरा उनका समर्थन किया। पहली बार ऐतिहासिक बन रहा जम्मू कश्मीर, लेकिन मीडिया अपनी उससे बाज नहीं आ रहा। मीडिया पर जिस तरह से अब ट्रोल किया जा रहा है मीडिया को, इसलिए आप उन खबरों से एक सावधान रहिए और अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि अफवाहों पर ध्यान देंगे तो आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए आप अफवाहें और उन सोशल मीडिया पर बिल्कुल गलत बातें ना फैलाएं, क्योंकि इसके लिए राजस्थान अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस वालों की छुट्टियों पर रोक, सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी की जा रही है। जी हां, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पुलिस मुख्यालय ने राजस्थान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस संबंध में गुरुवार को एडीजी कानून व्यवस्था विशाल बंसल ने प्रदेश के सभी एसपी, डीसीपी, रेंज आईजी व कमिश्नर को आदेश जारी कर कहा कि अपने अपने क्षेत्र के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाए और पुलिस पिकेट्स भी लगाए जाए। सभी प्रकार के सोशल मीडिया और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाकर और भी संवेदनशील पोस्ट, वीडियो आदि पर निगरानी रखने को कहा गया है। इधर अग्रिम आदेशों तक पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। इसलिए सभी से निवेदन है कि सोशल मीडिया पर यदि आप झूठी और ऐसी खबरें फैलाते हैं जिससे वैमनस्य बढ़े और आपस का भाईचारा खराब हो, तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए अभी भी वक्त है कि मीडिया की बातों में ना आए और वही देखे या वही कोशिश करे कि वहां असलियत में हो क्या रहा है। उधर जयपुर के नीरज उध्वानी का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। बड़े भाई किशोर ने मुखाग्नि दी। पत्नी आयुषी नीरज की पार्थिव देह के पास हाथ जोड़कर बिलखती रही। नेताओं के पहुंचने से पहले नीरज के घर के बाहर पुलिस के 150 जवान तैनात थे। अंत्येष्टि में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा पहुंचे। तभी एक परिजन ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि ये आपकी सरकार का फेलियर है, अब यहाँ सिक्योरिटी लगाने से क्या होगा। यह सुनकर गजेंद्र सिंह खामोशी से महिला को नमन कर चले गए। नीरज दुबई में सीए थे, शादी में घर आए तो घूमने गए थे वो। वहीं गुजरात में, जी हाँ, गुजरात के शैलेश कलथिया की अंत्येष्टि में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल पहुंचे तो पत्नी शीतल के गुस्से का सामना करना पड़ा। यानी पीड़ित के परिवारों ने अब केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। उसने कहा, पत्नी ने कहा कि आपके पीछे कितनी वीआईपी है, कितनी गाड़ियां हैं। नेताजी जिस हेलीकॉप्टर में चलते हैं वह टैक्स देने वालों के दम पर ही चलता है। आपकी जिंदगी जिंदगी है, टैक्स देने वालों की जिंदगी जिंदगी नहीं। आप इतना टैक्स ले रहे हैं तो सुविधाएं क्यों नहीं देते। पाटिल ने कहा कि हम न्याय दिलाएंगे तो शीतल ने कहा कि बिल्कुल नहीं, हमें सरकार और सेना पर भरोसा कर पहलगाम गए थे, अब भरोसा नहीं। कश्मीर में दिक्कत सरकार की सुरक्षा व्यवस्था में है। नेताओं ने शीतल को रोकना चाहा तो वह बोली, नहीं सर, आपको सुनना पड़ेगा। जब सब हो जाता है तो सरकारें आती है, फोटो खिंचवा कर चली जाती है। मुझे बस न्याय चाहिए, सिर्फ अपने पति के लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए न्याय चाहिए जिन्होंने वहां अपनी जान गंवाई। वहीं शैलेश कलथिया की अंतिम यात्रा भाजपा नेताओं के चलते 15 मिनट की देरी हुई। जी हां, यात्राओं में भी देरी की गई, शव यात्राओं में, क्योंकि नेताओं के आने का इंतजार करना पड़ा। दरअसल परिवार के निवास पर अंतिम क्रिया की तैयारियां हो गई थी। अर्थी लेकर लोग निकलने ही वाले थे, तभी सूचना आई कि केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी आ रहे हैं। इसके चलते 15 मिनट तक अर्थी सड़क पर रखी रही। लोग भी इंतजार करते रहे। हालांकि दोनों नेताओं के पहुंचते ही शैलेश की पत्नी शीतल कलथिया का गुस्सा फूट पड़ा, यानी शव यात्रा को भी आराम से नहीं निकलने दिया। वहीं राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने के लिए आज कश्मीर जाएंगे। अब देखना यह है कि किस तरह से कश्मीर जाने पर उनको जाने दिया जाएगा या नहीं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से उठाए जाने वाले हर कदम की जानकारी विपक्षी दलों को भी सरकार मुहैया कराएगी। वहीं सर्वदलीय बैठक में सुरक्षा में चूक मानी गई। अब देखना यह है कि सुरक्षा में चूक मानी गई तो कौन जिम्मेदार बनता है या किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। वहीं
जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुए अभी कुछ समय ही बीता था कि बिहार की जनसभा में पीएम चले गए हैं। जी हां, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या अभी उस जनसभा को निरस्त या रोका नहीं जा सकता था। वहीं ईडी, जी हां, जल जीवन मिशन पूर्व जलदाय मंत्री जोशी गिरफ्तार, 4 दिन की रिमांड पर। ईडी ने महेश जोशी पर पीएमएलए एक्ट का केस बनाया। इसमें बताया गया कि भ्रष्टाचार की राशि पहले महेश जोशी के करीबी लोगों तक पहुंचती थी। ये लोग जोशी या उनके परिजनों तक ये राशि पहुंचाते थे। ईडी ने इससे पूर्व संजय बड़ाया सहित कई करीबी लोगों की सूची बनाई है जो इस चैनल का हिस्सा रहे हैं। इनमें ठेकेदार के लोग भी शामिल है जो जेजेएम का काम कर रहे थे। ईडी ने महेश जोशी के करीबी लोगों के फोन जब्त किए थे। वह मैसेज व कितनी बार कॉल हुए इसका भी रिकॉर्ड तैयार किया गया है। कब किसने रुपयों के लेन देन में भूमिका अदा की, इसका लेखा जोखा भी तैयार किया है। इतनी तैयारी के बाद ही ईडी ने पूर्व मंत्री को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। केस में चश्मदीद मौजूद होने का दावा किया गया है। इसके साथ ही महेश जोशी ने भ्रष्टाचार के पैसे से किन जगहों पर चल अचल संपत्ति जुटाई है, इसकी सूची भी ईडी के पास है। वहीं महेश जोशी को कोर्ट से देर रात ईडी ऑफिस लाया गया। वहां उन्होंने घर का खाना खाया। कमरे के बाहर लगी सलाखों के सामने उनके लिए पंखे की व्यवस्था की गई। उन्होंने रात जमीन पर लेटकर गुजारी। एक पतला सा गद्दा व चद्दर दी गई। शुक्रवार से ईडी उनसे सख्ती से पूछताछ करेगी। वहीं गहलोत व जूली बोले कि 15 दिन से महेश जोशी की पत्नी बेहोश, ऐसा प्रतिशोध गलत है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन चुकी ईडी द्वारा पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण है। ये गिरफ्तारी ऐसे समय पर की गई है जब उनकी पत्नी करीब 15 दिन से जयपुर के एक अस्पताल में बेहोशी की हालत में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। उनकी इच्छा थी कि इस मुश्किल परिस्थिति से निकलने के बाद ईडी को बयान दे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी की ईडी के द्वारा गिरफ्तारी भाजपा के प्रतिशोधी राजनीति की एक और शर्मनाक मिसाल है। ये गिरफ्तारी किसी जांच के लिए नहीं बल्कि जोशी पर भावनात्मक दबाव बनाकर बयान लेने की कोशिश है। वहीं सीएम को काले झंडे दिखाने के मामले में गिरफ्तार एनएसयूआई के सीकर जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में कांग्रेस नेता गुरुवार को डीजीपी यूआर साहू के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। यहीं से डोटासरा ने मोबाइल से एसपी सीकर को फोन लगाया और कहा कि गिरफ्तार एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश नागा के साथ ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे वो हत्या अथवा रेप का आरोपी हो। झंडा दिखाकर दिया तो क्या बात हो गई। अब आप सुन लो, सीएम अगर सीकर में आएंगे तो गोविंद सिंह डोटासरा, राजेंद्र पारिक, हाकम अली और हम सब झंडे दिखाएंगे। आप कर लेना हमारी गिरफ्तारी। सीएम राजस्थान में जहां भी जाएंगे हम झंडे दिखाएंगे। धरने से पहले कांग्रेस नेताओं ने डीजीपी से मुलाकात की लेकिन उनकी बातों से वह संतुष्ट नहीं हुए। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि पुलिस की ओर से नागा के साथ गंभीर प्रकृति के अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाना अमानवीय और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इसी तरह बीकानेर में 6 लोगों की मृत्यु पर मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव रामनिवास कुकना के घर आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एक दल घर की तलाशी लेने गया। वहां कुछ नहीं मिलने पर उनके खेत पर जाकर बिजली के ट्रांसफार्मर को उतार लिया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस गुरुवार सुबह 6:30 बजे अपनी जयपुर यात्रा पूर्ण कर अमेरिका रवाना हुए। इस अवसर पर जयपुर एयरपोर्ट पर उनको भावभीनी विदाई दी गई। गौरतलब है कि वेंस 21 अप्रैल को अपनी पत्नी उषा वेंस और बच्चों के साथ जयपुर पहुंचे थे। उन्होंने आमेर महल का भ्रमण किया और आगरा जाकर ताजमहल भी देखा। पहलगाम आतंकी घटना के चलते उन्होंने सिटी पैलेस का दौरा रद्द कर दिया था। राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम ने जैसे ही गोदामों को शराब रखने के लिए आरक्षित किया तो किसान व व्यापारियों ने विरोध जताया। बालोतरा में विरोध तेज हुआ तो 2 मामले हाई कोर्ट पहुंचे। इससे घबराए अफसर बैकफुट पर आए और शराब रखने के लिए किए गए करार के बावजूद उनको जगह नहीं दी। किसान व्यापारियों का माल रखवाया गया। तो खबर आना जरूरी है। क्या अफसर इससे पहले ही ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे इस तरह का काम हो कि शराब ज्यादा जरूरी है या अनाज ज्यादा जरूरी है। वहीं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिले
की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। तहसील व उपखंड स्तर पर लंबित राजस्व प्रकरणों का आपसी समझौते एवं प्री काउंसलिंग के माध्यम से अधिकाधिक निस्तारण सुनिश्चित के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग में अब जिला शिक्षा अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती होगी। जी हां, इसके अलावा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 5 वर्षों से ज्यादा समय से यहां लगे सभी कार्मिकों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आदेशों की पालना में लापरवाही पर डीओ राकेश ठल्ला को निलंबित और डीओ किशन दान चरण को डेपुटेशन खत्म करने का आदेश दिया है। दिलावर ने कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जिला बदल तबादले विशेष परिस्थितियों में किए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री की अनुमति जरूरी होगी। वहीं निदेशालय में कोई भी फाइल 15 दिन से ज्यादा रोकनी नहीं चाहिए। उन्होंने अब तक की सभी पेंडिंग फाइल का निस्तारण 45 दिन में करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में गर्मी के तेवर अब तीखे हो चले हैं। लू के थपेड़ों से पारे में दिन के पारे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। गुरुवार को राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में भीषण गर्मी का असर रहा। 5 शहरों में पारा 43 डिग्री के पार चला गया। बाड़मेर में सर्वाधिक 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। उधर मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन और तेज गर्मी पड़ने के आसार है। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी संभव है। 25 से 30 अप्रैल को राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में कहीं-कहीं हीट वेव चलने के आसार है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 26 अप्रैल को जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद मेघ गर्जन तथा हल्की बारिश के आसार है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। मई के पहले हफ्ते में पूर्वी हवाएं प्रभावी होने और बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आंधी बारिश का दौर चलेगा। इससे तापमान में कमी होने से लू से राहत मिलेगी। प्रशासन ने लू को देखते हुए अस्पतालों को प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। यानी 26 अप्रैल को जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन तथा हल्की बारिश के आसार है। यानी अभी भी इस महीने हमको गर्मी कम सताएगी, जयपुर वासियों को गर्मी कम सताएगी। जयपुर के सेंट्रल पार्क स्थित गांधी वाटिका म्यूजियम में सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। गांधी वाटिका में खुला नया कैफेटेरिया, इसकी क्षमता 200 लोगों की। विजिटर्स में आधे विद्यार्थी आते हैं। जी हाँ, न्यू अट्रैक्शन गांधी जीवन से जुड़ी अहम घटनाओं को 3D पेंटिंग्स और स्कल्पचर के माध्यम से दिखाया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर। गांधी जी को यदि देखना हो, समझना हो तो आप अवश्य इस गांधी वाटिका में जाएं और वहां से आप जानें गांधी जी के बारे में। जवाहर कला केंद्र द्वारा आयोजित पाक्षिक नाट्य योजना के अंतर्गत गुरुवार को रंगायन मंच पर नाटक नेक चोर का मंचन हुआ। इसका निर्देशन कमलेश, विजय और कल्पना ने संयुक्त रूप से किया। नाटक रिश्तों की उलझनों और सामाजिक दोहरेपन को हास्य व्यंग के माध्यम से दर्शाता है। कहानी एक चोर से शुरू होती है जो चोरी के इरादे से घर में घुसता है और आहट सुनकर दीवार घड़ी के पीछे छिप जाता है। वहीं पूरे देश में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। वहीं अल्बर्ट हॉल पर आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हादसे को लेकर आज कैंडल मार्च निकाला जाएगा। जवाहर कला केंद्र में 25 से 27 अप्रैल तक विशेष पेंटिंग प्रदर्शनी एकोज ऑफ ट्रैक्विलिटी का आयोजन किया जाएगा। सीस्किम स्थित जय क्लब में 26 अप्रैल से हेल्थ फेयर होगा। नगर निगम हेरिटेज के मीटिंग हॉल में बने छोटे कमरे में गुरुवार शाम को एक सुपरवाइजर ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची माणक चौक थाना जयपुर पुलिस व एफएसएल ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर शव को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया। शव की शिनाख्त जामडोली निवासी 50 वर्षीय हरदयाल बोयत के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह खंगारोत ने संघ की एक लीगल कमेटी का गठन किया है। राजस्थान के 2025-26 के बजट में एक ही दिन में घटित 25 नई नगर पालिकाओं को लेकर नए आदेश जारी हुए हैं। 11 नई नगर पालिकाओं में सरपंच को पालिका चेयरमैन, उप सरपंच को उपाध्यक्ष व वार्ड पंच को वार्ड मेंबर नियुक्त किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया रोकने का प्लान मांगा है। अफसरों ने कहा कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए नियमित रूप से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि 2024 में मलेरिया रोगियों की संख्या 2213 थी। वहीं 2025 में 25 अप्रैल तक मात्र 59 मलेरिया के केसेस सामने आए हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के लेकर
गुरुवार को फिर अधिकारियों को बुलाया। घोषणाएं कैसे पूरी होगी, कितने दिन में होगी, अब तक का स्टेटस क्या है, पिछले दिनों में इन पर क्या क्या काम हो गया, कोई घोषणा ऐसी तो नहीं जिन पर अभी तक आपकी नजर नहीं गई, ऐसी कोई योजना नहीं जिसकी क्रियान्वयन में दिक्कत आ रही है। कागज कलम लेकर बैठे सीएम के ये कुछ सवाल ऐसे थे जो सीएम ने विभागों के उच्च अधिकारियों से इस बैठक में पूछे। एक एक सवाल के उत्तर में अधिकारियों ने प्रेजेंटेशंस के माध्यम से या मौखिक रूप से जानकारी दी। सीएम ने भी स्पष्ट किया कि वह तय समय पर घोषणाएं पूरी करना चाहते हैं, ऐसे में काम की गति को उसी के अनुरूप रखे। राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की ओर से 27 अप्रैल को चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाएगा। जयपुर में परीक्षा के लिए 70 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 17,189 अभ्यर्थी चिकित्सा अधिकारी बनने के लिए भाग्य आजमाएंगे। वहीं राजस्थान में वाहन चालक के 2,756 और पुलिस कांस्टेबल के 9,417 पदों पर भर्ती होने वाली है। इनमें से वाहन चालक भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कराई जाएगी, जबकि गृह विभाग द्वारा पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए 28 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। दोनों ही भर्तियों के सिलेबस को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी है। वाहन चालक भर्ती 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए है। इसकी आवेदन प्रक्रिया 27 फरवरी से शुरू होकर 28 मार्च को बंद हो गई। इस भर्ती के अभ्यर्थियों का दर्द है कि बोर्ड द्वारा जारी सिलेबस में राजस्थान की जीके कम है। ऐसे में अन्य राज्यों के अभ्यर्थी बाजी मार सकते हैं। इसमें राजस्थान जीके का वेटेज मात्र 17% है। वहीं सिलेबस में मोटर वाहन से संबंधित बिंदुओं का भी उल्लेख नहीं है। जिस तरह से चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के सिलेबस में राजस्थान जीके वेटेज को 41% किया गया, ऐसा ही इसमें भी हो। वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से सत्र 2025-26 में आर्य पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में MBA में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत 4 साल में सड़क दुर्घटना के दौरान होने वाले घायलों को गोल्डन ओवर में अस्पताल पहुंचाने वाले अब तक 200 मददगार मिल पाए हैं। वहीं मददगार कम मिलने के प्रमुख कारणों में योजना की जानकारी नहीं होना, विधिक अड़चन और अस्पताल ले जाने पर परेशानियां है। सरकार की ओर से हर एक वित्तीय वर्ष में गुड सैमरिटन यानी पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र देने के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट दिया जाता है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को पहले 5,000 रुपए और भजनलाल सरकार ने 10,000 रुपए देने की घोषणा की है, लेकिन गुड सैमरिटन कम मिलने से बजट भी लैप्स हो रहा है। विशेषज्ञ के अनुसार योजना से न केवल घायल का जीवन बचाया जा सकेगा, घायलों को अस्पताल में गोल्डन आवर में पहुंचाने वाले को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रमाण पत्र देते हैं। 108 1033 एम्बुलेंस व निजी एम्बुलेंस के कर्मचारी PCR पुलिसकर्मियों को योजना का फायदा नहीं मिलता है। यह भी एक कारण है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना में 4 साल में सिर्फ 200 मददगार मिल पाए हैं। राजस्थान के अस्पतालों में सेवा दे रहे सरकारी फार्मासिस्टों के लिए खुशी की खबर। आखिरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने करीब 1.5 साल पहले पदोन्नति सूची जारी करने के बाद 756 सरकारी फार्मासिस्ट का ग्रेड प्रथम में पदस्थापन किया है। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ के संरक्षक आनंद सुरा एवं प्रदेशाध्यक्ष तिलक चंद शर्मा ने बताया कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़, निदेशक राकेश कुमार शर्मा के अथक प्रयास के बाद में ही यह संभव हो पाया है। सिंधी समाज की संस्था पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत जयपुर महानगर ने शैक्षणिक सामाजिक कार्यों के नाम पर हाउसिंग बोर्ड से प्रतापनगर में 13 साल पहले संस्थानिक आरक्षित दर की 30% पर 5300 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन करवा लिया, लेकिन शैक्षणिक और सामाजिक कार्यों के नाम पर ली गई जमीन को कॉमर्शियल यूज किया। अब आवंटन निरस्त किया जाएगा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 21 अप्रैल से प्रारंभ हो गई है। परीक्षा 16 मई तक चलेगी। इसके बाद इन परीक्षाओं को उत्तर पुस्तिकाओं की जांच डिजिटल तरीके से की जाएगी। इसके लिए स्टेट ओपन स्कूल ने चयनित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम गुरुवार से प्रारंभ कर दिया। प्रशिक्षण का काम शिक्षा संकुल स्थित स्टेट ओपन के कार्यालय में शुरू किया गया है। पहले दिन प्रशिक्षण के लिए 89 शिक्षकों को बुलाया, पर 22 शिक्षक नहीं पहुंचे। प्रशिक्षण के लिए पहुंचे 57 शिक्षकों को हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने की ट्रेनिंग दी।
जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की सिंडिकेट मीटिंग 30 अप्रैल को दोपहर 12 बजे होगी, जिसमें विश्वविद्यालय के 6वें और 7वें दीक्षांत समारोह में वितरित उपाधियों का अनुमोदन किया जाएगा, जिससे छात्र छात्राओं को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। कहीं आप मीडिया पर इसकी चर्चा देखी नहीं देखी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बांसवाड़ा की एक खबर 3.5 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गुरुवार को राज तालाब थाना अधिकारी सीआई दिलीप सिंह चारण और दलाली कर रहे वकील शरीफ खान को गिरफ्तार किया है। पंचकल्याणक महोत्सव में आचार्य वसुनंदी महाराज के सानिध्य में गुरुवार को 36 फीट ऊंची 1000 किलो वजनी 18 पन्नों की खवगराय शिरोमणि किताब का विमोचन स्पीकर वासुदेव देवनानी ने किया। बीकानेर की साइबर थाना पुलिस ने ठगों का ऐसा गिरोह पकड़ा है जो बैंक खाते उधार लेकर ठगी की रकम उनमें ट्रांसफर करवाता और उसके बदले में खाता धारकों को 10% कमीशन दिया जाता है। ऐसे 40 खाते हैं जिनमें 3 माह में 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। जिले के साइबर थाना पुलिस कर्मियों ने 1930 नंबर पर शिकायतों की छानबीन की तो सामने आया कि एक खाता ऐसा है जिसमें बार रुपयों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। 2-3 माह में ही 8 से 10 लाख रुपए का लेन देन किया गया। शक होने पर इस एसबीआई के खाते की छानबीन की गई तो पता चला कि यह खाता बीकाजी फैक्ट्री के पीछे महाराणा प्रताप कॉलोनी में रहने वाले का है। पूछताछ की गई तो लक्ष्मण सिंह ने बताया कि उसने अपना खाता नोखा के पारवा गांव निवासी श्याम सुंदर बिश्नोई को उधार दे रखा है। बदले में बैंक खाते में जितनी भी रकम डाली जाती है उसका 10% मिलता है। पुलिस ने श्याम सुंदर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो साइबर ठगों का एक ऐसा गिरोह उजागर हो गया जो बैंक खाते उधार लेकर ठगी की रकम डालता है। पुलिस ने लक्ष्मण सिंह और श्याम सुंदर बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। लक्ष्मण को कोर्ट में पेश कर 2 दिन का रिमांड लिया गया है। साइबर ठग 10% कमीशन पर बैंक खाते उधार लेते हैं। खाता धारकों से उनके पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड ले लेते हैं। रकम किसी एक खाते में डलवाते हैं और तुरंत ही उसे 8-10 खातों में ट्रांसफर कर लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल में हारना लगातार जारी है। लगातार 5वां मैच हारे रॉयल्स। जी हां, राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल में निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को रॉयल्स को बेंगलुरु में घरेलू टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 11 रन से हार मिली। यह रॉयल्स की सीजन में लगातार 5वीं हार रही, जो उसकी आईपीएल में लगातार हार की संयुक्त सबसे लंबी कड़ी है। बेंगलुरु ने इस सीजन में घर पर पहला और कुल 6ठा मैच जीता। चिन्नास्वामी मैदान पर बेंगलुरु ने 205 का मजबूत स्कोर बनाया। कोहली 70 ने सीजन में 5वीं 50 जमाकर शानदार फॉर्म बनाए रखी। आईपीएल 2025 में पिछले साल की तुलना में रनों की रफ्तार धीमी हुई है। 2024 में 40 मैचों के बाद औसत रन रेट 9.55 था, जो इस बार 1.5% के गिरावट के साथ 9.41 पर आ गया है। इस सीजन के पहले 29 मैचों तक रन रेट पिछले साल से करीब 4% ज्यादा था। पिछले साल यहां पर 9.27 रन प्रति ओवर था। जी हां, धीमा है यह आईपीएल। 40 मैचों तक 34 छक्के कम लगे। रन रेट में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार पुनः निवेदन, धन्यवाद।